बड़ी मुसीबतों में ऐसा अक्सर होता है कि पहले डिनायल, उसके बाद मुश्किल से एक्सेप्टेंस और उसके बाद पुअर रिस्पॉन्स और पुअर एग्जीक्यूशन। अगर हम लॉकडाउन के कारण जो कोरोना का स्प्रेड बढ़ने को रोकने की कोशिश है वो चर्चा एक बार छोड़ दें, लेकिन इसका जो आर्थिक संकट इसके कारण पैदा हो रहा है उस पर चर्चा करें तो कुछ बातों को साफ समझना जरूरी है। जब भी इतने बड़े कदम उठाए जाते हैं तो समाज के कमजोर तबकों को दिक्कत न हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी न रुक पाए, और रुके तो कितना पेन मिनिमाइज कर सकते हैं इस पर फोकस किया जाता है। स्टिमुलस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम राहत की और सपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक लोगों की राय है कि अभी स्टिमुलस के लिए हफ्ता 10 दिन और देखना पड़ेगा, दूसरी राय यह है कि बिल्कुल समय नहीं है, तुरंत अनाउंस कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पहले ही इकोनॉमी आपकी डूबी हुई है और यहां से सारा कारोबार रुक चुका है। आपने देखा कि जनता कर्फ्यू के बाद जब अलग अलग राज्य लॉकडाउन करने लग गए, ट्रेनें बंद करने लग गए तो पैनिक हुआ और लोगों का एक्सोडस भी हुआ। उसके बाद अब 80 जिलों को रोका गया, कुछ राज्यों ने अपना लॉकडाउन कर लिया। आज जब हम बात कर रहे हैं 23 मार्च को तो करीब करीब पूरे देश में प्रैक्टिकली लॉकडाउन लागू हो गया है और सरकार ने जनता कर्फ्यू के बावजूद लोगों को तैयार नहीं किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है और स्टैंड स्टिल होना कितना ज़रूरी है, और उसकी तैयारी के तौर पर यह बता देना ज़रूरी था कि जो 80% लोग इस देश के हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी को चलाने वाले, वो लोग एकदम दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, डेली वेजर्स हैं, उनके पास एक महीने से एक हफ्ते से 2 दिन से ज़्यादा का पैसा नहीं होता, ऐसे लोग इकोनॉमी को चलाते हैं। तो उन लोगों को ये बताने की जरूरत थी कि आप चिंता न करें, आप जहां हैं वहीं रहे, आपको एक पेमेंट मिलेगा। हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पर एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जिसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, पैसा देने के लिए सरकार बता सकती थी। दूसरी बात, जब हम फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं तो वहां भी मजदूरों को और कर्मचारियों को तसल्ली देने की जरूरत थी। तीसरी बात, अगर वर्किंग कैपिटल रुक जाएगी, लिक्विडिटी बाजार में रुक जाएगी तो कैसे काम होगा। आरबीआई कुछ कदम धीरे धीरे उठा रहा है, लेकिन आप उसको कंपेयर करके देखिए कि अमेरिका ने क्या किया, यूके ने क्या किया, फ्रांस और जर्मनी ने क्या किया। वहां फिस्कल और मॉनिटरी कदम जोर से आए और एक साथ आए, क्योंकि जब अब फैक्ट्री बंद है, दुकान बंद है, मेरे पास कमाई नहीं आ रही है तो मैं अपना पेमेंट कैसे करूंगा। ऐसे में इसको कहते हैं फोरबियरेंस। आप ये कर सकते थे कि पेमेंट का जो डिले है उसका डिफरमेंट के लिए जो तारीख आज की होती है 31 मार्च की होती है, फिलहाल आप इसको 30 अप्रैल मान लीजिए। कहने का मतलब ये है कि रेंट नहीं आ पा रहा है, ईएमआई नहीं आ पा रही है, 1 महीने का विलंब है, उसको मैनेज करिए। आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, बैंक आपको पैसे सप्लाई करेगा। आरबीआई कहता है कि हम अगली बार बात करेंगे जब 6 अप्रैल को रेट कट की बात होगी, तब हम देखेंगे कि रेट कट कितना करना है, कैसे करना है, लेकिन एमपीसी की मीटिंग के बाद तय होगा। अब लोग कह रहे हैं कि पहले कर दीजिए, इसमें देर मत करिए, और 50 बेसिस पॉइंट नहीं, कम से कम 2% का रेट कट करिए। सरकार जब इतना खर्च करेगी, क्रेडिट लाइन को टूटने नहीं देगी, बहुत सारे पैसे बाजार में अवेलेबल रखेगी, तब जाकर के ये इतना बड़ा जो इकोनॉमिक शॉक है वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो राहत देना, सपोर्ट देना एक बात है, स्टिमुलस देना दूसरी बात है। स्टिमुलस के लिए हफ्ते भर का इंतजार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो सपोर्ट देने की बात थी इसमें अनाउंसमेंट में देर हो रही है, टुकड़ा टुकड़ा हो रही है। अब आप सोचिए कि जिसको बीमा का प्रीमियम देना है, या जिसको अपनी फीस चुकानी है, जिसको अपना रेंट देना है, जिसको ईएमआई देनी है, और जिसको एसएमई को अपने कर्जे चुकाने हैं, और अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया तो वो एनपीए हो जाएगा, तो ये बड़ी साधारण सी बात है कि आप उसको कहें कि अब 6 महीने का आप क्राइटेरिया मान लीजिए इस इस बहुत मुश्किल परिस्थिति के कारण। ये वॉर लाइक इमरजेंसी है, और वॉर लाइक इमरजेंसी में इकोनॉमी के फिस्कल डिसिप्लिन के साधारण सिद्धांत नहीं चलते। यहां आपको फिस्कल डेफिसिट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर एक बहुत बड़ा पैकेज अगर लेके आना है तो सबसे पहले आप गरीबों के हाथ में पैसा दे दीजिए ताकि वो पैनिक ना करें। उस पैनिक में ही तो ये छुपा है कि वरना और स्प्रेड बढ़ जाएगा, जिसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी कदम उठाने में आप कुछ वक्त ले सकते हैं, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। रहा सवाल कि इकोनॉमी हमारी जो पहले से नीचे जा रही थी, उसमें आप ये अंदाज लगा लें कि अगर 1 महीना डिसरप्शन ऐसा रहता है तो 1.5 लाख करोड़ रुपए की रफ्तार
जीडीपी की और कम हो जाती है। ऐसे ही में आपको बड़े कदम क्राइसिस में उठाने की जरूरत पड़ती है कि इकोनॉमी को और सपोर्ट देने के लिए हम क्या करें, तेजी से फैसलों की जरूरत पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर खाली बैठा हुआ है, कैपेसिटी उसकी खाली बैठी हुई है, और ऐसे में देश में हर आदमी के मन में है कि इस क्राइसिस से जूझने के लिए हमको क्या करना है। अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्री कह रही है कि हम सैनिटाइजर बना देंगे, पीवीसी बनाने वाला कारखाना कह रहा है कि हम आपके लिए प्रोटेक्टिव गियर बना देंगे। आप प्राइवेट सेक्टर को कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं? अब प्राइवेट सेक्टर से सीएसआर का पैसा ले लेंगे, कुछ और कर लेंगे, उनको कह देंगे कुछ चंदे से बेड और खड़े कर दो, उससे काम नहीं होने वाला। बड़ा जरूरी है कि आप स्टिमुलस का इंतजार भले ही 2-4 दिन कर लें, मेरे हिसाब से तो वो भी गलत है, लेकिन ये जो लिक्विडिटी की पाइपलाइन है, जो रीपेमेंट का शेड्यूल है, टैक्स चुकाने का जो वक्त है, फाइनेंशियल ईयर का जो कैलेंडर अगर उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। एनपीए ना हो जाए उसके लिए कर्ज़ों की चुकाने की तारीख बढ़ा देने की ज़रूरत है। या अगर आपका लोन आप नहीं रीपे कर पा रहे, मान लीजिए 3 महीने का आप कर दें और ये कहें कि ठीक है इसको हम आपके प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, आप ब्याज मत पे करिए, ब्याज आपके प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। बहुत सारे तरीके हैं, इन तरीकों के लिए बहुत लंबी चर्चा, ब्रेनस्टॉर्म वगैरह की ज़रूरत नहीं है। चॉइस का मेन्यू बड़ा साफ है, उसमें से आपको क्या चुनना है ये आप तय कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ जिंदगियों को बचाने की दौड़ है और दूसरी तरफ और भी ज्यादा जिंदगियां तबाह ना हो जाएं, इसके लिए इकोनॉमिक डिसरप्शन को, शॉक को मिनिमाइज करने की जरूरत है। और वहां पर अब ज्यादा बड़ी बेचैनी सामने खड़ी हो रही है कि सरकार कितनी जल्दी एक्ट करती है।